अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस बायोलॉजी का। इसके अंदर हम लोग आज टॉपिक को स्टडी करेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। ओके, नेफ्रॉन जो है हमारे पास हर एक किडनी में जो है ना 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन एक्चुअली आपके सामने ये सारी डायग्राम बनी हुई है। नेफ्रॉन हमारे पास जो है ना बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जिस तरह हमारी बॉडी को सेल बनाते हैं, इसी तरह नेफ्रॉन जो है ये किडनी को बनाते हैं। ठीक हो गया। अब जो नेफ्रॉन है, इसका जो बेसिक पहले स्ट्रक्चर है हम उसको स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम जो है इसका फंक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसका नाम है जी बोमेन कैप्सूल। ठीक हो गया। बोमेन कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। और साइंटिस्ट का नाम था बोमैन, उसके नाम पे इसका नेम क्या रखा गया? बोमैन्स कैप्सूल। ठीक हो गया। अच्छा, अब बोमैन कैप्सूल के अंदर आपको ये जो चीज नजर आ रही है, ये वाला, ये एक्चुअली नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। इसका नाम है क्या? ग्लोमेरुलस। ओके, अब ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल इन दोनों का नाम हो गया। इनके अलावा यहाँ से लेके बाकी सारा यहाँ तक, इस सारे पार्ट को हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल का। क्योंकि ये एक ट्यूब है, तो ट्यूब की वजह से इसका नाम जो है वो हमने ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल रख दिया। और इसका ताल्लुक किडनी के साथ है, तो हमने इसमें वर्ड यूज़ किया रीनल का, तो ये बन गया रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा रीनल ट्यूब्यूल, और ये सारा जो पोर्शन हो गया ये हो गया रीनल कार्पसल। ओके, अब जो ये नेफ्रॉन जो है ना, इसके अंदर जो है ना, हर नेफ्रॉन के अंदर ब्लड की सप्लाई आती है। ब्लड की सप्लाई कहाँ से आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको नजर आती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है, इसके जरिए ब्लड एंटर होता है इसके अंदर। ये जो यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, रीनल आर्टरी से जो ये आगे एक छोटी वेसल निकलती है, इसको हम नाम देते हैं एफरेंट आर्टरियोल का। इसको हम नाम क्या देते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल जो है वो साइज में छोटे होते हैं आर्टरी से, और जो है ना ये ब्लड को लेके आते हैं किसके अंदर? ये जो आपके पास ये सारा पोर्शन है नेफ्रॉन का, इसके अंदर ये जो जिसका नाम बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे इसके जरिए जो है ना एफरेंट आर्टरियोल के जरिए ब्लड एंटर होता है। और ब्लड यहाँ पे एंटर होने के बाद ये जो जगह आपको नजर आ रही है, सारी का सारा ग्लोमेरुलस, इसके अंदर सारा ब्लड आ जाएगा। ये सारे कैपिलरीज होती हैं। उसके बाद ये ब्लड यहाँ से निकलता है इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके निकल रहा है नेफ्रॉन के अंदर से। और ये जो इफरेंट आर्टरियोल है ना, ये इफरेंट आर्टरियोल ये यहाँ पे पूरा इसके ऊपर इसका एक पूरा नेटवर्क होता है यहाँ पे। मतलब इन इफरेंट आर्टरियोल से आगे जो है ना बनती है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का पूरा जो नेटवर्क है, उन्होंने इस पूरे नेफ्रॉन को सराउंड किया होता है। और इसके उसी के जरिए जो है ना, इस नेफ्रॉन के अंदर से जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं, यूज़फुल मटेरियल होता है, उसको जो है ना दोबारा उन कैपिलरीज के अंदर भेज दिया जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। और जो सारा वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा यहाँ से गुजर के यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे ये वाला जगह है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा सारा, जो कि यूरिन कहलाएगा। उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये वाला पोर्शन हो गया। ओके, इसके बाद फिर ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसका फर्स्ट पोर्शन है। ये पोर्शन फर्स्ट जो है ना, ये रीनल ट्यूब्यूल का पोर्शन है, और इसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल बोलते हैं ऐसा, प्रोक्सिमल बोलते हैं ऐसा किनारा जो करीबी किनारा हो, जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है। जिस तरह अगर ये मेरी आर्म है, तो ये इसका प्रोक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है। डिस्टल मीन दूर वाला किनारा, प्रोक्सिमल मीन करीब वाला किनारा। तो ये इसका पहला करीबी एंड है, फर्स्ट एंड है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। इसका नाम है कन्वोल्यूटेड, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बेंडिंग है, कन्वोल्यूशंस हैं, बेंड हुआ पड़ा है। और ये टी फॉर टिब्यूल, एक टिब्यूल है, तो नाम बन गया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल इस पोर्शन का। उसके बाद जो ये पोर्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस सारे को, ये सारा पोर्शन ये है लूप, लूप लाइक होता है। इसको हम नाम देते हैं क्या? लूप ऑफ हेनले। साइंटिस्ट के नेम पे इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले जो नीचे की तरफ आती है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और जो ये ऊपर जाती है, ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका नाम क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं मजीद दोबारा इसमें इसमें क्या हो रही है,
दोबारा इसके अंदर जो है ना कन्वोल्यूशंस हैं, ये दोबारा बेंडिंग हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल मीन दूर वाला, कन्वोल्यूटेड मीन जिसमें बेंडिंग हो, और टी फॉर ट्यूब्यूल, तो ये बन गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको डीसीटी भी कहते हैं। ये इसका दूर वाला किनारा है इस रीनल ट्यूब्यूल का। इसके बाद ये आपको जो सारा पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कलेक्टिंग डक्ट का। इसके अंदर सारा जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है, सारा ब्लड जब फिल्टर होने के बाद सारा वेस्ट जो होता है वो सारा यहाँ से होके इस जगह पे आकर इकट्ठा हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और इसको किडनी से फिर रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये जो है ना आपको इस जगह पे कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये बहुत सारी ना स्ट्रेट कैपिलरीज हैं जिन्होंने सराउंड किया होता है इस लूप ऑफ हेनले को। इन कैपिलरीज के नेटवर्क को हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक प्लेक्सिस ऑफ कैपिलरीज है, प्लेक्सिस ऑफ कैपिलरीज, इनको कह रहे हैं पेरीट्यूबुलर। पेरीट्यूबुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द हैं, इन्होंने ट्यूब्यूल को सराउंड किया हुआ है, तो इनका नाम है पेरीट्यूबुलर, ठीक है ना। तो ये प्लेक्सिस ऑफ कैपिलरीज का एक क्लस्टर होता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको ये स्ट्रेट फॉर्म में स्पेशलाइज ये वाली भी जो कैपिलरीज नजर आती हैं, ये सारा के सारे का सारा, इसको हम बोलते हैं वेजा रेक्टा। ये ज़रा स्ट्रेट वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, कैपिलरीज ही होती हैं ये भी। और ये क्या करती हैं ये रेगुलेट ब्लड फ्लो एंड प्रेशर, ये ब्लड का फ्लो और प्रेशर को मेंटेन करती हैं। ठीक हो गया वेजा रेक्टा, और ये हमारे पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इसके अलावा भी जो है ना, ये जो आपको मैंने बताया यहाँ से, ये जो इफरेंट आर्टरियोल है, ये आगे जाके मजीद कैपिलरीज में डिवाइड होगा, और इस पूरे के ऊपर बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ये होता है जो यहाँ पे उसको बनाया नहीं है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है डायग्राम में कॉम्प्लेक्स हो जाना था, तो इस तरह ये इसको पूरे ट्यूब्यूल को कैपिलरीज ने भी सराउंड किया होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद फिर हमारे पास है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इसका फंक्शन हम स्टडी करते हैं। फंक्शन के हिसाब से ना तीन मेन काम होते हैं। पहला इसका स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। एक्चुअली होना ये है कि इसके अंदर ना इस जगह पे ग्लोमेरुलस में ना ब्लड आएगा रीनल आर्टरी के जरिए। ब्लड सारा जो है ना वो फिल्टर होगा, साफ होगा, और ब्लड में जो सारा वेस्ट होगा ना वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और एक्चुअली फिर उसके बाद ब्लड जो है वो इससे सारे ट्यूब्यूल्स, इस जो सारा ब्लड में से सारा जो वेस्ट मटेरियल है और कुछ चीज़ें जो है वो यूज़फुल होती हैं वो भी इसके अंदर आती हैं, और वो सारा जो मटेरियल है जिसको हम नाम देंगे फिल्ट्रेट का, वो सारा यहाँ से गुजरता गुजरेगा, और जो काम की चीज़ें होंगी, यूज़फुल कंपोनेंट्स होंगे, उनको वापस निकाल लिया जाएगा ब्लड के अंदर, और बाकी सारा जो वेस्ट होगा जो कि यूरिन की फॉर्म में, वो यहाँ पे एंड पे पहुँच जाएगा और बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि सारा ये स्टेप किस तरह होते हैं। पहला स्टेप का नाम है प्रेशर फिल्ट्रेशन, या इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होता है, सारा जो यहाँ पे ब्लड यहाँ पे आता है वो एक प्रेशर के जरिए आता है, क्योंकि ये वाली जो आर्टरी है ये ज़रा, ये वाला जो एफरेंट आर्टरियोल ज़रा बड़े होते हैं, यहाँ पे जाके जो कैपिलरीज हैं वो ज़रा उनका डायमीटर कम होता है, तो एक प्रेशर बिल्ड होता है। उस प्रेशर की वजह से सारा जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल वगैरह है वो यहाँ पे रीनल जो ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वेस्ट के साथ साथ जो है ना कुछ चीज़ें जो कि यूज़फुल होती हैं वो भी इस जगह पर आ जाएंगी। ये स्टेप किस तरह होता है, इस सारे जगह पे जो ये सारी फिल्ट्रेशन हो रही है चीज़ों की, उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ये जो आपको चीज़, ये साइड जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सारा ब्लड का, ये सारा ब्लड का प्लाज्मा है, और ये ब्लड के सेल्स वगैरह हैं, ठीक है ना। मतलब कैपिलरी का, कैपिलरी की इनसाइड है, ये कैपिलरी की साइड है, कैपिलरी के अंदर जो कुछ होता है ब्लड कैपिलरी के अंदर, ये जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है ना कैपिलरी के अंदर, इस कैपिलरी को मैंने यहाँ पे, इसके अंदर ये सारे ब्लड के सेल्स वगैरह हैं। अच्छा, होता क्या है कि तमाम जो है ना, अच्छा इसके अलावा ना कैपिलरी की ना ये वाली वॉल है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, इसको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ये कैपिलरी की वॉल के सेल्स हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ से ना इस जगह से जो हमारे पास, और अच्छा ये जगह, ये जो सारी जगह आपको नजर आ रही है, इसको, ये हमारे पास जो है ना बोमेन कैप्सूल का जो अंदर ये वाली खाली जगह है ना ल्यूमन, ये वाली जगह सारी वो है, ये यहाँ लिखा भी हुआ है ल्यूमन ऑफ बोमन कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर खाली जगह सारी ये वाली। अब होगा क्या, ब्लड की कैपिलरी में से, ब्लड में से जो हमारे पास वाटर, वाटर है यहाँ पे, वाटर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ से इस तरफ से, इस जगह से जो
सारा डिफरेंट तरह का मैंने बात किया है कि फिल्ट्रेशन होगी ब्लड के अंदर से। ये वाटर यहाँ पे आ जाएगा, इस तरफ इसके अंदर आ जाएगा, ग्लूकोज इसके अंदर आ जाएगा, अमाइनो एसिड वगैरह सारे इसके अंदर आ जाएंगे, यूरिया वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा, फिर ये यूरिक एसिड है, ये भी जो है वेस्ट मटेरियल है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ये सारी जगह इसको ये खाली जगह शो की हुई है। और क्रिएटिनिन सारा यहाँ पे आ जाएगा, साल्ट वगैरह और आयंस वगैरह सारे यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे। इस सारे को हम नाम देते हैं क्या, कैप्सूल ल्यूमन। यानी कि ये सारा जो है ना कैप्सूल का ल्यूमन है, और इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट का। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब कि ग्लोमेरुलस से जो कुछ फिल्टर होके यहाँ पर आ गया उसका नाम क्या बन गया, फिल्ट्रेट। और इसमें सारा ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो आपको सेल नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल जो नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि कैपिलरी के साथ ही अंदर सेल्स के साथ कैपिलरी की वॉल के सेल्स के साथ लगी होती है। ये वाली मेम्ब्रेन असल में जो है ना फिल्ट्रेशन का काम करती है, स्क्रीनिंग का काम करती है। जो ये वाटर के मालिक्यूल ग्लूकोज अमाइनो एसिड यूरिया जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स होंगे वो सारे इस तरफ से फिल्टर होकर यहाँ पे वोमन कैप्सूल का जो ल्यूमन है खाली जगह है वहाँ पे आ जाएंगे। और जो ब्लड के सेल्स वगैरह होंगे वो सारा, या जो बड़ी प्रोटीन्स होती हैं लार्जर प्रोटीन होंगी वो सारी इस तरफ नहीं आएंगी, वो उधर ही रहेंगी। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, पोडोसाइट। ये जो पोडोसाइट होते हैं ना ये सेल होते हैं, ये जो है ना हमारे पास वोमन कैप्सूल की जो दीवार है जो वॉल है इसके अंदर ये सेल लगे होते हैं, और ये जो है ना रेगुलेट करते हैं चीज़ों को। यहाँ से जो जो चीज़ें फिल्टर होकर यहाँ पे आ रही हैं ना इसको ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारा यहाँ पे चीज़ें सारी यहाँ पे एंटर हो गई। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना देखें वाटर काम की चीज़ है, इसको वापस निकालना है, ग्लूकोज काम की चीज़ है वापस निकालना है, अमाइनो एसिड वगैरह हो गया इसको वापस निकालना है, यूरिया ये वेस्ट है इसको नहीं निकालना, ये इसको आगे जाने दिया जाएगा, यूरिक एसिड जो है ये भी वेस्ट मटेरियल आगे जाने दिया जाएगा, क्रिएटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है इसको भी आगे जाने दिया जाएगा। साल्ट और आइंस वगैरह जो काम की चीज़ें होंगी उनको वहाँ से निकालना है। तो अब यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो शुरू होगा। इस नेक्स्ट स्टेप का नाम है क्या, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसको मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगा सेकंड स्टेप, क्योंकि जो चीज़ें काम की हैं उनको सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उनको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें काम की हैं उनका ब्लड में आना ज़रूरी है, उनको ब्लड में लेकर आया जाएगा इसके अंदर से, इस सारे टिब्यूल के अंदर से। ये काम होगा पीसीटी में, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। अब क्या होगा, वाटर वगैरह ग्लूकोज वगैरह और जो NaCl वगैरह के साल्ट वगैरह और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो काम की चीज़ें हैं वो सारी ब्लड में से वापस निकाल ली जाएंगी, ये सॉरी इस ट्यूब्यूल में से वापस निकाल ली जाएंगी ब्लड के अंदर। यानी कि यहाँ पे ये सारा जो ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं ये किसके अंदर आ जाएंगी, ये ब्लड के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे ब्लड की होती हैं कैपिलरीज, इसके ऊपर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, और यहाँ से इससे के अंदर से निकल के ये कैपिलरीज में जो ब्लड होगा ये सारी चीज़ें काम की इसके अंदर क्या हो जाएंगी, रीएब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। ये कैसी होती हैं, कैसे होता है, ये सारा कैसे प्रोसेस होता है, इसको हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ब्लड की कैपिलरी, इसके अंदर जो है ना क्या आना है, इसके अंदर जो सारी यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उन्होंने इसके अंदर आना है। क्या होगा, ये आपको यहाँ पे जो है ना ये सेल नज़र आ रहे हैं, ये भी एक सेल है। ठीक है जी, और ये जो अंदर खाली जगह ये जो आपको नज़र आ रही है ये ट्यूब्यूल की अंदर वाली खाली जगह है, ट्यूब्यूल की। ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड है, NaCl है, ग्लूकोज सारी काम की चीज़ें जो है ट्यूब्यूल के अंदर है। ये सारी इन सारी चीज़ों को ना इन सेल्स के जरिए यहाँ पे आपको ना ये सेल्स में ना लाइनिंग नज़र आ रही है, इस लाइनिंग को हम नाम देते हैं माइक्रोविलाई का। इससे ना सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इनकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको किया जाएगा। अमाइनो एसिड को, NaCl को, ग्लूकोज वगैरह को, यहाँ पे ना एक प्रोटीन लगी होती है इसका नाम है, इस सेल जो ये जो है ना ये जो है ना वो उसका ल्यूमन का सेल है। यानी कि जो ये हमारे पास ये वाला जो आपको वॉल नज़र आ रही है ना इसके अंदर ये जो है ना ये सारे सेल होते हैं ये वाले। ठीक है ना, ल्यूमन ये जो ट्यूब्यूल की वॉल है उसके सेल हैं। तो ल्यूमन में से इस वॉल के सेल्स को क्रॉस करते हुए NaCl, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये एक है यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन होती है, ये इन सब चीज़ों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाएगी, यहाँ पे सारा आएगा सेल के अंदर। और यहाँ पे अंदर की जो सेल की एक और वॉल है इस तरफ वाली, यहाँ पे ना एक लगा होता है ATP पंप।
एटीपी को यूज़ करके, एनर्जी को यूज़ करके इन तमाम जो चीज़ों को यहाँ पर ले आएगा, इस तरफ ले आएगा, ठीक है ना। सोडियम भी यहाँ पे आ जाएगा, ब्लड के अंदर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ये ग्लूकोज, NaCl वगैरह सारी काम की चीज़ें यहाँ पे दोबारा ब्लड की जो वेसल है, कैपिलरीज होती हैं, इनके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यानी कि इसको हम नाम दिया है हमने किस चीज़ का, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। ये वाला काम यहाँ पे हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ना ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है, जो ये जो जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसके अंदर जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इससे वाटर जो है वो मजीद जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ये वाली जो ऊपर वाली असेंडिंग लिम्ब है, इसके ज़रिए NaCl, सोडियम क्लोराइड वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अच्छा, इसमें ना इसके यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि जी फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इधर इस तरफ को फ्लो हो रहा है जो भी इसके अंदर फिल्ट्रेट है, वो इधर से इस तरफ ऊपर को फ्लो हो रहा है फिल्ट्रेट का। यानी कि एक ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है, ये दोनों आपस में ना अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, काउंटर करंट फ्लो। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, काउंटर करंट फ्लो भी कहते हैं। होता ये है कि जो ये वाली डिसेंडिंग लिम्ब होती है, यहाँ से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वाटर के लिए ये वाली लिम्ब जो है ना वो परमिएबल है, यहाँ से वाटर गुजर के बाहर आ जाएगा। और ये वाली जो लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब होती है, ये NaCl, सोडियम क्लोराइड वगैरह के जो साल्ट होते हैं उनको ये बाहर जो है वो निकालती है, यानी कि रीअब्जॉर्ब करवाती है। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि जी अगर आप बात को समझें ज़रा, यहाँ पे ना NaCl जो है ना ये निकलना शुरू होता है। NaCl जब यहाँ पे निकलेगा ना, ये जो ग्रीन सारे आपको डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये शो करते हैं कि जी NaCl जो है ना यहाँ से निकल निकल के इस सारी जगह पे ये फैल जाएगा। NaCl साल्ट है, जैसे NaCl यहाँ पे इस सारी जगह पर फैल जाएगा ना, ये जो डॉट नजर आ रहे हैं ग्रीन वाले, इनकी वजह से ना ये जो खाली जगह है, ये जो है यहाँ पे जो स्पेस आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे ना ये जगह हो जाएगी हाइपरटोनिक, यानी कि इसमें साल्ट की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी NaCl के निकलने से। NaCl निकल निकल के यहाँ सारी जगह पर फैल जाएगा, और यहाँ पे ये सारा जो ये वाला इन्वायरमेंट है ये बन जाएगा हाइपरटोनिक। जैसे ये हाइपरटोनिक होगा ना, जो ये वाटर है ना, यहाँ से वाटर ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर का काम ही ये है कि वाटर जो है ना, जहाँ पे सोल्यूट या साल्ट ज्यादा होगा, वाटर उस तरफ मूव करता है, तो वाटर इसके अंदर से निकल के बाहर यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा, जो ये वाला इन्वायरमेंट है, और फिर यहाँ से बाद में वाटर जो है ब्लड में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारा इसके अंदर यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, इसको भी हम क्या नाम देते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का, जो कि लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है। अच्छा, यहाँ पे DCT वगैरह जो है, इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर वगैरह सारा यहाँ से भी जो है वो क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर सारा जो ये फिल्ट्रेट है, इसमें जो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस पोर्शन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, कलेक्टिंग डक्ट का। ये सारा वेस्ट को कलेक्ट करेगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ना अगर कुछ मजीद अगर इस तरह NaCl वाटर वगैरह अगर इसके अंदर फर्दर जो पड़ा हुआ है, उसको भी यहाँ से निकाल लिया जाएगा। और ये ADH एक हार्मोन है, उसके अंडर उसके एक्शन के तहत जो है ना, ADH जो है ये इसका काम ही क्या है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मजीद यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और फिर जो है ना थर्ड स्टेप होगा, जिसका नाम है ट्यूबुलर सेक्रेशन। इसमें क्या होगा, एपिथेलियल सेल्स ऑफ टिब्यूल, इस टिब्यूल के ना जो ये इस टिब्यूल में जो सेल होते हैं, टिब्यूल के एपिथेलियल सेल जो होते हैं, ये ना अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन जो होंगे ना, उसको सेंटर में खाली जगह में रिलीज कर देंगे। ये काम इसलिए होता है क्योंकि ब्लड की अपना सॉरी यूरिन की पीएच को मेंटेन करना होता है। तो यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए इस टिब्यूल के सेल्स में से अंदर खाली जगह में क्या आ जाएगा, अमोनियम आयन वगैरह और हाइड्रोजन आयन वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो यूरिन की पीएच है वो भी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट आपको नजर आ रही है, ये कहाँ पे जाती है, ये जो है ना जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो रीनल मेड्यूला और जो रीनल पेल्विस होता है, उस तरफ को ये जाएगी, और और सारा यूरिन वहाँ से जो है ना वो किडनी से यूरेटर के जरिए जो है वो निकलेगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है। ये ऊपर वाला सारा जो पोर्शन है ना, ये वाला सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन आता है रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। ये सारी जगह कौन सी है, ये रीनल कॉर्टेक्स वाली जगह है, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और ये जो नीचे वाली सारी जगह आपको नजर आ रही है, ये वाला सारा पोर्शन है,
और ये जो यहाँ से पोर्शन इसका कलेक्टिंग डक्ट का पोर्शन है, ये सारा किसके अंदर होता है, ये सारा रीनल मेड्यूला के अंदर है, ये सारा रीनल मेड्यूला के अंदर है। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है रीनल मेड्यूला में जाके वहाँ से जो रीनल पेल्विस आगे होता है, उसके अंदर सारा यूरिन जो है वो कलेक्ट होके और यूरेटर के जरिए जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसकी में जो डायग्राम वगैरह है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में टॉपिक आता है, डायग्राम को बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी मजीद जो है आपके हाथ से जो प्रैक्टिस होगी आपकी, तो ज़्यादा अच्छा आपको जो है ना वो ये मेमोराइज हो जाएगा, समझ लग जाएगी आपको। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।